नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि भारत 52 सैन्य उपग्रह और नया सैन्य अंतरिक्ष डॉक्ट्रिन लॉन्च करेगा। एक नए अध्ययन के अनुसार महासागर कभी हरे रंग के दिखते थे और अब भी जलवायु परिवर्तन के कारण रंग बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से 2030 तक डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत दोगुनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर जैन धर्म द्वारा भारत को पहचान दिलाने में निभाई गई अमूल्य भूमिका को रेखांकित किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश के साथ किए गए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रद्द कर दिया है। 2020 के एक समझौते के तहत बांग्लादेश को यह सुविधा दी गई थी कि वह अपने देश की वस्तुओं को भारतीय भूमि पर स्थित सीमा शुल्क स्टेशनों यानी LCS के माध्यम से यूरोप, पश्चिम एशिया आदि क्षेत्र के अन्य देशों को निर्यात कर सकता है। भारत ने समझौते को रद्द करने का प्राथमिक कारण लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चुनौतियों को बताया है। इसमें विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो रही है, जिससे भारत के अपने निर्यात कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। हालांकि सरकार ने यह फैसला तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों और बांग्लादेशी सरकार के मुख्य सलाहकार द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों के बाद लिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी सरकार के सलाहकार ने ये कहते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सुरक्षा प्रदाता की भूमिका को नकार दिया था कि बांग्लादेश ही हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में सभी के लिए एकमात्र सुरक्षा प्रदाता है। चलिए हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका समझने का प्रयास करते हैं। पहली है भू रणनीतिक। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की केंद्रीय स्थिति लगभग 7500 किलोमीटर की तटरेखा और मलक्का जलडमरू मध्य बाब अल मंदेब जैसे प्रमुख चोक पॉइंट से भारत की निकटता आदि इसे IOR में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करते हैं। भारत ने महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति विजन 2025 जारी किया है। ये 2015 के सागर नीति का ही विस्तार है। दूसरी है समुद्री सुरक्षा। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एंटी पायरेसी और तस्करी रोधी अभियान संचालित करता है। इससे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और आखिरी है विकास और मानवीय सहायता। भारत ने हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी, 2014 के मालदीव जल संकट और 2022 के श्रीलंकाई आर्थिक संकट जैसी स्थितियों में तुरंत मदद पहुंचाई। इस त्वरित प्रतिक्रिया ने भारत को इस क्षेत्र में संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में पहचान दिलाई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति के समक्ष आई चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहली चुनौती है चीन का बढ़ता प्रभाव। अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए चीन भारत के पड़ोसी देशों में अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण करके समुद्र के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट आदि। दूसरी है क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे भारत के पड़ोसी देश राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिरता का सामना कर रहे हैं। और आखिरी है गैर पारंपरिक खतरे। उदाहरण के तौर पर ड्रग तस्करी जैसे खतरे भारत के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के गोल्डन क्रिसेंट और लाओस, म्यांमार, थाईलैंड के गोल्डन ट्रायंगल से भारत की निकटता सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यानी यूएनओडीसी के अनुसार प्रत्यर्पण का अर्थ है किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपना ताकि वहां उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। हालांकि इसमें एक शर्त यह है कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। प्रत्यर्पण योग्य अपराध वह अपराध होता है जो या तो किसी देश के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि में उल्लिखित हो या अगर कोई संधि नहीं हुई है तो ऐसा अपराध जिसके लिए भारत या संबंधित देश में कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान हो। आइए प्रत्यर्पण से जुड़े फ्रेमवर्क को समझते हैं। भारत में देखें तो प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 भारत से विदेशों में अपराधियों को सौंपने और उन्हें विदेशों से भारत लाने के नियमों को निर्धारित करता है। विदेश मंत्रालय भारत में प्रत्यर्पण संबंधी मामलों के लिए नोडल प्राधिकरण है। भारत ने बांग्लादेश और अमेरिका सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां की हैं। प्रत्यर्पण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रावधान देखें तो इसमें प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि 1990, प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2004, सीमा पारीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 2000 आदि शामिल हैं। आइए अब प्रत्यर्पण कानून से जुड़ी चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है दोहरे अपराध यानी डबल क्रिमिनलिटी सिद्धांत का दुरुपयोग। अपराधी अक्सर ऐसे देशों में भाग जाते हैं जहां उनके कृत्य को अपराध नहीं माना जाता, इस वजह से वह प्रत्यर्पण से बच जाते हैं। दूसरा है समय लेने वाली प्रक्रियाएं। व्यापक दस्तावेजीकरण और प्रशासनिक बाधाओं के कारण प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। तीसरा है कम देशों के साथ संधियां। भारत ने केवल कुछ गिने चुने देशों के साथ ही प्रत्यर्पण संधियां की हैं। प्रत्यर्पण संबंधी सिद्धांत की बात करें तो पहला है निष्पक्ष सुनवाई। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को न्याय संगत और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का मौका मिले। दूसरा है दोहरी सजा का निषेध। यदि किसी अपराध के लिए पहले ही सजा मिल चुकी है तो उसे अपराध के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। तीसरा है पारस्परिकता। यह सिद्धांत देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सुगम हो सके। चौथा है डबल क्रिमिनलिटी। इसके तहत प्रत्यर्पण तभी संभव है जब वह कृत्य दोनों देशों में अपराध माना जाता हो। आखिरी है विशिष्टता। प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए प्रत्यर्पण किया गया है। अन्य मामलों में मुकदमा चलाना नियमों के विरुद्ध है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि भारत 52 सैन्य उपग्रह और नया सैन्य अंतरिक्ष डॉक्ट्रिन लॉन्च करेगा। इन सैन्य उपग्रहों को खुफिया, निगरानी और टोही यानी ISR कार्यों के लिए लॉन्च किया जाएगा। इससे अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों, प्रौद्योगिकियों आदि के माध्यम से भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। इससे पहले भारत ने GSAT-7 यानी रुक्मणी, GSAT-7A यानी एंग्री बर्ड और रडार इमेजिंग सैटेलाइट जैसे उपग्रह लॉन्च किए हैं ताकि सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। चलिए सबसे पहले सैन्य उपग्रहों से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसरो और निजी क्षेत्र मिलकर इन सैन्य उपग्रहों का विकास करेंगे। इन उपग्रहों को सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR, एडवांस सेंसर और इमेजिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। साथ ही इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी MEO और संभवतः जियोस्टेशनरी ऑर्बिट यानी GEO जैसी अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाएगा। इससे व्यापक कवरेज प्राप्त होगी। ऐसे में किसी एक कक्षा के उपग्रह में व्यवधान उत्पन्न होने पर अन्य कक्षाओं में स्थित उपग्रहों से डेटा प्राप्त होता रहेगा। अब एक नजर नए सैन्य अंतरिक्ष डॉक्ट्रिन पर डालते हैं। ये सिद्धांत सशस्त्र बलों को खतरों की निगरानी, शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने और रियल टाइम में सीमाओं से बाहर की खुफिया जानकारी जुटाने में मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। ये एंटी सैटेलाइट हथियारों, अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे बढ़ते खतरों से निपटने पर केंद्रित होगा। इससे पहले 2019 में भारत को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में किसी सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता प्राप्त हुई थी। इससे भारत को अंतरिक्ष में अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करने की भी क्षमता प्राप्त हुई और इस कदम के साथ ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इन सैन्य उपग्रहों की आवश्यकता क्यों है और हमें इनसे क्या लाभ होंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं इन उपग्रहों के उपयोग और महत्व पर।
सबसे पहले तो ये उपग्रह पाकिस्तान और चीन से लगी दुर्गम पर्वतीय सीमाओं की निगरानी में बेहद कारगर साबित होंगे। इसके अलावा ये हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही संदेहास्पद सामुद्रिक गतिविधियों पर भी नजर रखने में मदद करेंगे। साथ ही ये प्रणाली हाइपरसोनिक मिसाइलों और एडवांस सेंसर से लैस यूएवी के खतरों से निपटने के लिए भी उपयोगी होगी। और सबसे खास बात, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम और सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR क्षमताएं सभी मौसमों में निगरानी में मदद करेंगी। साथ ही इससे बादलों में, अंधेरे में और अंडर वाटर छिपे खतरों का पता लगाया जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एक नए अध्ययन के अनुसार महासागर कभी हरे रंग के दिखते थे और अब भी जलवायु परिवर्तन के कारण रंग बदल सकते हैं। जापानी वैज्ञानिकों के इस अध्ययन के अनुसार आर्कियन इयोन में महासागर नीले नहीं बल्कि हरे रंग के दिखाई देते थे। आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक के भूवैज्ञानिक युग को आर्कियन इयोन कहा जाता है। आइए इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है प्राचीन काल में महासागरों के हरा रंग जैसा दिखने का कारण। आर्कियन इयोन के दौरान वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन नहीं थी। चट्टानों और अंडर वाटर ज्वालामुखियों से निकलने वाला लोहा महासागरों में घुल जाता था। जीवन की शुरुआत अवायवीय बैक्टीरिया से हुई, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया। इससे बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न हुई। ऑक्सीजन ने समुद्री जल में मौजूद लोहे से प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकृत लोहा बनाया। इसके कारण महासागर हरे रंग के दिखाई देते थे। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया का उद्भव। ये लोहे से समृद्ध हरे महासागरों में विकसित प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया थे, जो वास्तव में शैवाल नहीं थे। साइनोबैक्टीरिया ने 2 प्रकार के पिगमेंट का उपयोग किया, क्लोरोफिल सामान्य सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने के लिए और फाइकोएरिथ्रोबिलिन यानी PEB हरा प्रकाश अवशोषित करने के लिए। इससे साइनोबैक्टीरिया को अलग अलग तरह के प्रकाश की मौजूदगी और समुद्री परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद मिली। इन बैक्टीरिया ने पृथ्वी के वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर दिया और फिर जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। आइए अब महासागरों के अन्य संभावित रंग को भी समझ लेते हैं। बैंगनी रंग का महासागर देखें तो प्रबल ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण सल्फर की मात्रा बढ़ने और ऑक्सीजन की कमी होने पर बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं, जिससे समुद्र का रंग गहरा बैंगनी नजर आ सकता है। वहीं लाल रंग का महासागर देखें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में चट्टानों के तीव्र अपक्षय या लाल शैवाल प्रस्फुटन जैसे रेड टाइड परिघटना के कारण महासागर लाल रंग जैसा दिखाई दे सकता है। आजकल समुद्र के किनारे पोषक तत्वों के बहकर आने से शैवाल प्रस्फुटन यानी एल्गी ब्लूम्स की ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। आइए अब ये जानते हैं कि महासागर नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश महासागर पर पड़ता है तो जल वास्तव में एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह पहले लंबी वेवलेंथ जैसे लाल और नारंगी रंगों को अवशोषित करता है। छोटी वेवलेंथ विशेष रूप से नीला रंग प्रकीर्णित और परावर्तित हो जाती है, इसलिए महासागर नीले रंग का दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से 2030 तक डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत दोगुनी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ऊर्जा की खपत में वृद्धि और AI के बीच संबंधों के सभी पक्षों की गहराई से जांच की गई है। चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत। 2030 तक वैश्विक डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत लगभग 945 टेरावाट प्रति घंटा तक हो सकती है। डेटा सेंटर्स AI मॉडल्स के प्रशिक्षण और उपयोग के लिए जरूरी अवसंरचना प्रदान करते हैं। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र पर AI का प्रभाव। AI का उपयोग तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन में, विद्युत ग्रिड में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में, औद्योगिक दक्षता बढ़ाने में तथा बिल्डिंग सिस्टम में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा है नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका। डेटा सेंटर्स की ऊर्जा खपत में वैश्विक वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा होने का अनुमान है। साथ ही प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा भी एनर्जी डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब ऊर्जा क्षेत्र में AI के उपयोग से नवाचार को बढ़ावा देने के बारे में भी जान लेते हैं। इसका पहला कारण है तेल और गैस से मीथेन उत्सर्जन में कमी। AI मॉडल सैटेलाइट से निगरानी के जरिए मीथेन रिसाव की शीघ्र पहचान कर सकते हैं। इससे पाइपलाइन का मरम्मत कार्य तेजी से हो पाता है। दूसरा है विद्युत क्षेत्र से उत्सर्जन में कमी। AI मॉडल्स जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले संयंत्रों की कार्यदक्षता बढ़ाकर उत्सर्जन कम करते हैं, जैसे कि AI की मदद से प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले संयंत्रों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
साथ ही औद्योगिक गतिविधियों से उत्सर्जन में भी कमी इसका एक कारण है। एआई के इस्तेमाल से विनिर्माण प्रक्रियाओं को कार्यकुशल बनाया जा सकता है। इससे ऊर्जा उपयोग दक्षता में 2% से अधिक की वृद्धि की जा सकती है और उत्सर्जन भी कम होता है, जैसे कि सीमेंट उत्पादन में कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधनों का उपयोग किया जा सकता है। और आखिरी है परिवहन साधनों से उत्सर्जन में कमी। एआई के इस्तेमाल से परिवहन साधनों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। इससे परिवहन साधनों की दक्षता में 5 से 10% तक सुधार हो सकता है और इनसे होने वाले उत्सर्जन में कमी भी की जा सकती है। जैसे कि एआई के इस्तेमाल से परिवहन के रूट की बेहतर योजना बनाई जा सकती है, ड्राइविंग व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है आदि। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एनर्जी इनोवेशन की चुनौतियां समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अवसंरचना से जुड़ी समस्याएं देखें तो ऊर्जा क्षेत्र कुछ वजहों से एआई अपनाने में पीछे है, जैसे कि डेटा प्राप्ति में समस्या, डिजिटल अवसंरचना की कमी, कुशल लोगों की कमी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं। वहीं अगर आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े खतरे देखें तो डेटा सेंटर्स अपने संचालन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स पर निर्भर है। इन मिनरल्स पर कुछ देशों का वर्चस्व है। साथ ही कुछ वजहों से क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जैसे कि चरम मौसम की घटना और व्यापार में उत्पन्न व्यवधान आदि। अब साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर नजर डालें तो इसमें है विद्युतीकरण का बढ़ना, डिजिटलीकरण में वृद्धि, कनेक्टिविटी का बढ़ना और एआई की मदद से साइबर अटैक के नए तरीकों का विकास। और आखिरी है ऊर्जा क्षेत्र के मामले में एआई का विरोधाभास। इसमें एआई तकनीक उत्सर्जन में कमी करती है, विद्युत ग्रिड में मांग आपूर्ति में संतुलन स्थापित करती है और ऊर्जा उपयोग दक्षता बढ़ाती है। लेकिन एआई तकनीक संचालन के लिए अधिक ऊर्जा की भी खपत करती है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर जैन धर्म द्वारा भारत को पहचान दिलाने में निभाई गई अमूल्य भूमिका को रेखांकित किया। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक समरसता और नैतिक चेतना का पर्व है। यह दिवस सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र के जाप के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। नवकार महामंत्र जैन धर्म का सबसे पूज्य और सार्वभौमिक मंत्र है। यह मंत्र इन पंच परमेष्ठी को नमन करता है। पहला है अरिहंत, जिन्होंने केवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। अगला है सिद्ध, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया है। तीसरा है आचार्य, जो महाव्रत का पालन करते हैं। चौथा है उपाध्याय, जो मोक्ष मार्ग अपनाने का ज्ञान प्रदान करते हैं। पांचवा है साधु, जो तपस्या और आत्म संयम से मोक्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री ने नवकार मंत्र से प्रेरित होकर नए भारत के लिए 9 संकल्प प्रस्तावित किए हैं। आइए अब समकालीन चुनौतियों से निपटने में जैन सिद्धांतों की भूमिका को भी समझ लेते हैं। पहला है जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता। यह सिद्धांत प्रकृति को उसकी प्राकृतिक अवस्था में वापस लाने तथा जैव विविधता के संरक्षण में सभी जीवों की एक दूसरे पर निर्भरता पर बल देता है। इस तरह यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अगला है अहिंसा। यह सिद्धांत शांति का मूल है तथा यह युद्ध, घृणा और हिंसा का प्रतिकार करता है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का मार्ग चुना था और विश्व के नेताओं को संघर्ष की बजाय शांति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा है अनेकांतवाद, यानी कि प्रत्येक वस्तु का अनेक गुण धर्म। यह सिद्धांत वास्तव में प्रत्येक वस्तु या विषय पर अलग अलग दृष्टि से विचार करने पर बल देता है। यह परानुभूति और खुले विचार को बढ़ावा देता है, जिससे संघर्ष और युद्ध संकटों को टाला जा सकता है। चौथा है अपरिग्रह, यानी धन का संचय नहीं करना। यह सिद्धांत उपभोक्तावाद, भौतिकवाद और लालच का प्रतिरोध करता है। यह संयम के साथ सरल और संधारणीय जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस तरह यह सिद्धांत प्रधानमंत्री के मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को प्रेरित करता है। पांचवा है सत्य और अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। यह सैद्धांतिक मूल्य ईमानदारी, नैतिकता और निष्पक्षता पर बल देते हैं। ये मूल्य भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट जगत के शोषण और नैतिक पतन से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपको बता दें कि नए भारत के लिए 9 संकल्पों में जल संरक्षण, स्वच्छता मिशन, वोकल फॉर लोकल, भारत की सांस्कृतिक विविधता को जानना, प्राकृतिक कृषि को अपनाना, स्वस्थ जीवन शैली, योग और खेल, वंचितों की मदद करना आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बारे में। 11 अप्रैल को देश भर में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाई गई। ज्योतिराव फुले जी का जन्म 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। वे एक अग्रणी समाज सुधारक थे। उन्होंने अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों का घोर विरोध किया।
11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वेंदकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। वहीं इनके सामाजिक योगदान को देखें तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई जी के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की रोकथाम और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित कई सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सावित्रीबाई की मदद से 1848 में पुणे में तात्या साहेब भिड़े के घर पर पहला बालिका स्कूल शुरू किया। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनकी प्रमुख पुस्तकों में गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य, धर्म आदि शामिल हैं। हम ज्योतिराव फुले जी से मानवता, सहानुभूति, समानता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले पके भोजन में उपयोग होने वाली सामग्री की लागत में 9.5% की वृद्धि की गई है। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। वेस्ट टू एनर्जी यानी WTE उद्योग ने अपने ऊपर लगे ग्रीन वॉशिंग के आरोपों से बचने के लिए ब्लू वॉशिंग तरीका अपना लिया है। वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक स्तर पर जंगल की आग की बढ़ती घटनाओं के कारण आर्कटिक टुंड्रा बायोम की कार्बन अवशोषण करने की प्राकृतिक क्षमता घट रही है। राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव यानी RRI की एक रिपोर्ट में कार्बन अधिकारों का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। हालांकि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन अधिकारों की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS के अनुसार भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पर 2 प्रमुख सबडक्शन जोन से उत्पन्न होने वाली सुनामी की घटनाओं से प्रभावित होने का खतरा है। ये 2 प्रमुख सबडक्शन जोन हैं अंडमान निकोबार सुमात्रा द्वीपीय चाप और मकरान सबडक्शन जोन। CERN यानी CERN के लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी यानी LHCb एक्सपेरिमेंट ने बारियोन्स पार्टिकल्स में चार्ज पैरिटी उल्लंघन की पुष्टि की है। बारियोन्स पार्टिकल्स वे कण हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सहित परमाणु नाभिक बनाते हैं। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीयों में विटामिन डी की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई है। आपको बता दें कि भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति विटामिन डी कमी से ग्रस्त है। शहरी जीवन शैली, वायु प्रदूषण का उच्च स्तर, इंडोर कार्य की संस्कृति आदि कारक शरीर में विटामिन डी बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। स्यूडोनिट्जिया एक विशेष प्रकार का डाइटम है। यह डोमोइक एसिड का उत्पादन करता है जो एक प्रकार का मरीन टॉक्सिन या समुद्री विष है। यह विष समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है और सी लाइन्स में आक्रामक व्यवहार पैदा करता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।